मीर भी क्या सादा है कि हुए बीमार जिसकी सबब उसी हुँ। अतार के लौंडे से दवा लेते। उन्हीं लोगों से डायरेक्टली जाके बात कर लेते तो शायद वो इस्लाह कर पाते अपनी चीज़ों की। तो उनको हम जानते ही नहीं। मरियम नवाज एक बड़ी डायनेमिक लीडर हो सकती थी। आप अभी भी पीटीआई का हिस्सा हैं? कोई नहीं, स्पीकर ने मिलके करवाया है, उसने क्या एक्शन लेना। अच्छा। स्पीकर तो 100% मिला हुआ, उसके बगैर कैसे हो सकता था। फिर शेर अफ़ज़ल मरवत साहब आजकल बड़े एक्टिव नज़र आते हैं, आपका क्या ख़्याल है उनके मैं जानता नहीं। आप पाकिस्तान नहीं थे पहले? बारे? जी, इधर ही था मैं। फिर तो आपके इस सवाल की तुक ही नहीं बनते। तो बुज़दार साहब को सीएम बनाना क्या खान साहब का एक गलत फ़ैसला था या कोई और वजह थी इसके पीछे? तो 12/8 के सेल में आपने 7 महीने गुज़ारे। इस्टेब्लिशमेंट की बार बार इंटरवेंशंस की वजह से, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट हर 10-15 साल के बाद इंटरवीन कर देती है। अस्सलाम वालेकुम जी, उर्दू प्लस में खुशामदीद। आपका मेज़बान अहमद मुनीब आपकी खिदमत में हाज़िर है और आज पॉडकास्ट प्लस का एक स्पेशल एपिसोड आप देखने वाले हैं क्योंकि आज जो हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं, वो पाकिस्तान की सियासत का एक बहुत बड़ा नाम है। किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं, जनाब फ़वाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। थैंक यू। सर, पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि आपने सियासत में ही कदम रखने का क्यों सोचा? ऐसा क्या हुआ कि आपने सोचा कि मुझे सियासतदान ही बनना है? असल में एक तो ये है कि हमारी जो फैमिली है वो 100 साल से हम सियासत ही में हैं। हुँ, और मेरे जो दादा थे उन्होंने 1926 में पहला इलेक्शन लड़ा था जेलम में, हुँ, वाइस चेयरमैन। फिर वो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के साथ वाबस्ता थे जेलम में। फिर मेरे जो ताया थे चौधरी अल्ताफ़ साहब, वो 1952 की असम्बली के मेंबर थे। हुँ, फिर मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना की वो कैंपेन इंचार्ज थे हमारे मगरबी पाकिस्तान में। ही वॉज यंगेस्ट एमएलए ऑफ दैट टाइम। तो उसके बाद जो है वो हम बेसिकली सारे जो हैं या वकील हैं हुँ, और या सियासत में हैं। तीसरा काम हमें आता नहीं है। अभी पाकिस्तान की पॉलिटिक्स इतनी मैच्योर नहीं है कि उसमें पॉलिटिकल पार्टीज़ आइडियोलॉजी के ऊपर खड़ी हों। इतने सालों में सर मैच्योर क्यों नहीं हो सकी? इस्टेब्लिशमेंट की बार बार इंटरवेंशंस की वजह से, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट हर 10-15 साल के बाद इंटरवीन कर देती है। सिस्टम को बनने के लिए टाइम चाहिए होता है, हुँ, तो वो सिस्टम को टाइम नहीं मिल पाता। और उसकी खैर और भी वजूहत थी। हम सारे जो है ना, हम सारे अपनी ज्योग्राफी के प्रिजनर्स हैं। हुँ, तो जब पाकिस्तान बनाया गया था, ये बनाया गया था यूएसएसआर को सामने रख के। हुँ, तो जब वो यूएसएसआर अब मेल्ट डाउन हो गया है, तो अब इस इलाके की ज़मीनी हकीकतें बदल गई। हुँ, तो अब यहाँ और पॉलिटिक्स आ गई है। पहले तो देखें ना, पॉलिटिक्स इधर जो ज़्यादातर रही है किनशिप बेस्ड पॉलिटिक्स है। हुँ, किनशिप है कि ना, वो राजों ने राजों को वोट देने हैं, जट्टों ने जट्टों को देने हैं, शहीदों ने शहीदों को देने हैं, जो अपना अराई हैं उन्होंने अराइयों को देने हैं, कश्मीरियों ने कश्मीर। ये तो धड़ेबंदियों वाली हाँ, सियासत। धड़े की सियासत थी, हुँ, ये ख़त्म हो गई है। हुँ, अब तो देखे ना, किसने सोचा था कि औरतों से लहदा वोट मांगने पड़ेंगे हुँ, हुँ। और बच्चे जो बाहर क्रिकेट खेल रहे हैं वो अपना फैसला खुद करेंगे। तो ये जो इंडिविजुअल्स में वोट आ गई है, अब पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो बनना शुरू होंगी। तो ये इंडिविजुअल्स में वोट आपको लगता है खान साहब की वजह से आया? नहीं, खान साहब, इसकी पॉलिटिकल चेंज की लीड तो खान साहब ने की है, लेकिन ये सोशल चेंज जो थी ना, ये मुशर्रफ साहब के दौर से आई। अच्छा। परवेज़ मुशर्रफ साहब ने जो 2-3 उनके दौर में काम हुए, एक तो जो सोशल मीडिया ओपन हुआ, बिल्कुल। रेगुलर मीडिया को उन्होंने ओपन किया, और उसके साथ ब्लू कॉलर जो जॉब्स पैदा हुई, हुँ, जो बैंक्स में, मीडिया में। तो उससे क्या हुआ कि आपकी जो लोग जो थे ना, उन्होंने जब जो यंगस्टर्स फिर शामिल होना शुरू हो गए। और फिर तीसरी बड़ी चेंज ये हो गई कि हमारा जो पॉपुलेशन डायनामिक था वो चेंज हो गया, और यंगस्टर्स जो हैं वो शामिल हो गए। सो पाकिस्तान इज़ नाउ 64% अंडर 30 ईयर्स ओल्ड यंगस्टर्स के ऊपर है। तो यंगस्टर्स को कोई और पार्टी क्यों नहीं टारगेट कर सकी? देखा जा रहा है कि खान साहब ने ही सारों को टारगेट किया। ये सारी जो सोशल चेंज थी, ये लाने का सेहरा तो जाता है मुशर्रफ साहब के ठीक ऊपर, है। और इसके वो पॉलिटिकल चेंज में कन्वर्ज करने का जो क्रेडिट है वो जाता है इमरान खान के ऊपर। क्योंकि इमरान खान ने ये रियलाइज़ कर लिया कि असल में जो ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स है वो डाई डाउन कर जाएगी। सो फॉर एग्जांपल पीटीआई वाज द फर्स्ट पार्टी जिसने सोशल मीडिया इस्तेमाल करना शुरू किया अपनी कैंपेन्स में। सेकेंडली पीटीआई वाज प्रोबेबली द फर्स्ट पार्टी जिसने प्रोफेशनल्स को अट्रैक्ट किया। और फिर जो मिडिल क्लास, आज भी जो फ़ौज है, उसमें क्यों इतनी हमायत है पीटीआई की? हुँ, क्योंकि
पीटीआई मिडिल क्लास की पार्टी है और फौज मिडिल क्लास का सबसे ऑर्गेनाइज ग्रुप है। सो एक नेचुरल अलाइंस है पीटीआई का इस सारे तबके के साथ। सर आपने नैरेटिव बिल्डिंग की बात की थ्रू सोशल मीडिया। हमने देखा है कि कुछ इंटरनेशनल कंपनीज़ हैं जो दावा करती हैं कि हमने बहुत सारे ममालिक को इलेक्शंस जो है वहाँ कुछ पार्टीज़ को जितवाए, जो कि हमने सोशल मीडिया के ज़रिए से नैरेटिव बिल्डिंग की और हमने जो एक प्रोपेगेंडा बेस्ड नैरेटिव बिल्डिंग होती है वो लेके चले। तो क्या इस तरह की भी कोई कंपनी हायर की गई खान साहब की जानिब से इंटरनेशनली जो नैरेटिव बिल्ड करे पाकिस्तान में? पीटीआई ने सोशल मीडिया को बड़े भरपूर तरीके से इस्तेमाल किया है। ठीक है। उसमें हमने कंपनीज जो हैं, बाहर की कंपनीज तो हमने नहीं हायर की। ठीक है। पाकिस्तान के अंदर जो कंपनीज थी, फॉर एग्जांपल प्रोबेबली हम वी आर द फर्स्ट वंस जिन्होंने जो अपनी कैंपेन डिज़ाइन करवाई वो प्रोफेशनल कंपनी से डिज़ाइन करवाई। फॉर एग्जांपल जो हमने स्लोगन्स अपने बनवाए वो प्रोफेशनल कंपनीज के स्लोगन्स जो हैं वो किए। लेकिन सर ये प्रोफेशनल कंपनीज जो नैरेटिव बिल्डिंग करती हैं सोशल मीडिया पे, ये पाकिस्तान में बनी कब? इससे पहले तो ये पाकिस्तान में थी ही नहीं। एडवर्टाइजिंग कंपनीज थी, पॉलिटिकल नैरेटिव तो उनको हमने ऐड किया ना ठीक है। कि ये पॉलिटिकल नैरेटिव है हमारा। फॉर एग्जांपल जो मिडिल क्लास का है वो सारा वो तो हम उनको बताते थे ना। इमरान खान से बड़ा नैरेटिव बनाने वाला तो पाकिस्तान में कोई पैदा नहीं हुआ ना। तो कंटेंट सारा खान साहब का था। कंटेंट उनका था, आइडियाज़ हमारे थे। इमरान खान कंटेंट भी खैर इमरान खान खान साहब से बड़ा नैरेटिव बनाने वाला कोई पाकिस्तान में नहीं है। हम तो खैर, और उसके साथ फिर ज़ाहिर है जो टीम थी, हम लोग भी कोई काम थोड़ी है। सर खान साहब के बाद आप किसको देखते हैं कि पाकिस्तान में कोई बड़ा और अच्छा पॉलिटिशियन मौजूद है? नहीं, इस वक्त तो देखे ना, इमरान खान पे जो कंसेंसस है कौम का, उतना बड़ा कंसेंसस तो जिन्ना साहब के बाद किसी पे हुआ ही नहीं। अच्छा। तो पाकिस्तान में इमरान खान के बाद इस वक्त तो कोई नहीं है। बट मैं समझता हूँ कि मरीम नवाज़ ने अपना बहुत मौका ज़ाया किया है। अगर अच्छा। वो वोट को इज्जत दो के नैरेटिव के ऊपर रहती हम्म। और वो अपने लिए आसान रास्ता ना चुनती तो वो एक बड़ी डायनामिक लीडर हो सकती थी। इसका मतलब है मरीम नवाज कैपेबल थी? कैपेबिलिटी जो है ना वो बाद में इम्प्रूव होती है, और कैपेबिलिटी एक्चुअली जो है ना, अगर आप अपनी टीम अच्छी बनाने की सलाहियत रखते हो वो चीज़ कवर भी हो जाती है। पॉलिटिशियन के लिए जो है, जिस तरीके से उन्होंने अपना एक स्टैंड लिया था, जिस तरीके से वो खड़ी हुई, जो फिर उन्होंने एक मुश्किल जेल काटी, ये सारी चीज़ें जो थी ना ये काउंट करती। और वो अगर अपने नैरेटिव पे रहती तो वो शी वुड हैव बीन प्रोबेबली वन ऑफ द मेजर लीडर। तो कहाँ से उन्होंने अपना नैरेटिव ख़राब किया? मतलब मैं जो आपकी बात समझा हूँ कि मरीम नवाज़ जब जेल-शेल काट रही थीं, सियासतदानों के लिए आवाज़ उठा रही थीं, तब तक उनका नैरेटिव बहुत अच्छा जा रहा था। फिर कहाँ पे आके नैरेटिव बिगड़ा उनका? नहीं, जब वो उन्होंने अपने नैरेटिव ही को रातों रात बदल गई और हुँ, वो फौज के साथ मिल गई, एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल गई, हुँ। और उन्होंने वोट को इज्जत दो को ख़त्म करके बूट पॉलिश अब वाले नैरेटिव पे आ गई। सर लेकिन उनके सोशल्स पे तो अभी भी वोट को इज़्ज़त दो ही नज़र आता है। वो तो ख़त्म हो गया ना अब। अच्छा सर, अभी आप पीटीआई में हैं या नहीं, ये तो एक अलग बहस है। लेकिन आजकल में देखने में आया कि आपने पीटीआई के लीडरशिप पे बहुत बड़ी तनकीद की है। क्या वजह है इसकी? ये एज अ पॉलिटिकल वर्कर जो है तहरीक इंसाफ का, जो हमारी कमियां हैं, कोताहियां हैं, उसको पॉइंट आउट करना तो जाहिर है कि हमारा फ़र्ज़ है ना, और वो इम्पोर्टेंट है कि हम करें। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने तनकीद ये की है कि देखें, सबसे अहम मौका था तहरीक चलाने का 9 फरवरी को, जब आपकी आंखों के सामने मैंडेट चोरी हो रहा था। तो आप घरों में नहीं बैठा रहना चाहिए था, हम लोग तो जेलों में थे उस वक्त। आपको 9 फरवरी को तहरीक चलानी चाहिए थी। फिर जब लियाकत चट्ठा का रिज़ाइन हुआ, पार्टी को उसके साथ खड़ा होना चाहिए था। उसके बाद जो जुडिशरी जजेस जो खड़े हुए हैं उनके साथ जो है वो खड़ा होना चाहिए था। तो ये जो कम आप, ये कोई पर्सनल स्पेसिफिक तनकीद नहीं है। तो मतलब कि पार्टी की बेहतरी के लिए आपने ये तनकीद की। तो सर ये ज़्यादा बेहतर ना होता है कि ये तनकीद बराए तनकीद के बजाय तनकीद बराए इस्लाह होती, और आप पब्लिक करने के बजाय इस तनकीद को उन्हीं लोगों से डायरेक्टली जाके बात कर लेते तो शायद वो इस्लाह कर पाते अपनी चीज़ों की। उनको हम जानते ही नहीं। फिर शेर अफजल मरवत साहब आजकल बड़े एक्टिव नज़र आते हैं, आपका क्या ख्याल है उनके बारे मैं जानता नहीं। में? कल गिरफ्तारियां भी हुई, मरवत साहब भी गिरफ्तार हुए, बाकी भी पीटीआई के रहनुमा हुए, तो क्या ख्याल है आपका? नहीं, तो मतलब ये तो पाकिस्तान के ऊपर हमला है। पार्लियामेंट क्या है? पार्लियामेंट रिप्रेजेंट्स द सॉवरेनिटी ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान। इट्स एन अटैक ऑन द पीपल ऑफ पाकिस्तान। और
ये सारे मिला के इन्होंने फैसला कर लिया कि कोई इदारा, कोई जगह, कोई इंसान, किसी की इज्जत ही नहीं छोड़नी। तो स्पीकर साहब ने भी आज एक्शन लिया है इसके ऊपर। कोई नहीं, स्पीकर ने मिल के करवाया है, उसने क्या एक्शन लेना। अच्छा। स्पीकर तो 100% मिला हुआ, उसके बगैर कैसे हो सकता। नहीं, स्पीकर साहब तो कहते हैं कि मैं एफआईआर्स काटूंगा, सीसीटीवी लूंगा और सारी कार्रवाई करूंगा। मीर भी क्या सादा है कि हुए बीमार जिसकी सबब उसी हम्म। अतार के लौंडे से दवा लेते। अच्छा, क्या बात है। अच्छा सर, ये बताइए कि खान साहब की गवर्नमेंट थी और आप बड़ा एक्टिव नज़र आते थे, खान साहब के साथ बड़ा काम किया आपने। लेकिन सीएमशिप के लिए आपका नाम सबसे ज़्यादा सामने आ रहा था और अचानक पता चला कि बुज़दार साहब सीएम बन गए हैं। तो बुज़दार साहब को सीएम बनाना क्या खान साहब का एक गलत फैसला था या कोई और वजह थी इसके पीछे? देखिए जी, बुज़दार साहब के एक हमारे यहाँ एक प्रॉब्लम है ना, वो जो स्ट्रक्चर में, वो ये है कि जो चीफ मिनिस्टर है ना, वो प्राइम मिनिस्टर चाहता है कि असल में वो खुद चलाना चाहता है। जो कि, लेकिन मैं तो 93 से मुझे मौका मिला है गवर्नमेंट्स को बड़ा करीब से देखने का। प्राइम मिनिस्टर के पास कोई टाइम नहीं होता कि वो प्रोविंस को, और स्पेशली पंजाब जैसे प्रोविंस को मैनेज कर सके। सो आइडिया जो है वो, चाहे नवाज शरीफ हो, इमरान खान हो, कोई भी हो, वो चाहता है कि चीफ मिनिस्टर उसके सूबे का वो जो है उसके हाथ में हो या वो लगाए। और बेसिकली तो वो चाहते यही थे कि मैं डायरेक्ट उसको पीएम ऑफिस से जो है वो हम चला लेंगे। ठीक है। वो आइडिया नहीं कामयाब हुआ, किसी का भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ। बस ये आइडिया था। मतलब बुज़दार साहब को इसलिए बनाया कि उनको यूज़ करना आसान होगा। यूज़ करना भी आसान होगा। फिर दूसरा ज़ाहिर है हमारे साथ, मेरे साथ तो एक ये था ना कि खान साहब को था कि नहीं, फिर ऊपर ये बिकॉज़ देखिए ना, आपने देखा होगा कि ये लोग तो इतना मीडिया के ऊपर या स्पोक्स पर्सन्स की मीटिंग वगैरह को इतनी अहमियत नहीं देते। इमरान खान के लिए जो मीडिया मैनेजमेंट थी वो उनका बहुत ही एक दिल के करीब गोल था। तो वो वहाँ पे मुझे हर सूरत वो अपने साथ रखना चाहते थे। तो खान साहब के मीडिया के लिए भी आपने बहुत काम किया, बड़े प्रोमिनेंट पीटीआई के फिगर नज़र आते थे आप। लेकिन जैसे ही ये मसला बना और गिरफ्तारियां होनी शुरू हुई, तो जो चंद लोग प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते नज़र आए और पीटीआई को छोड़ने वाले लोगों में आपका नाम भी सर फहरिस्त रहा, तो इसकी क्या वजह थी? आप पाकिस्तान नहीं थे पहले? जी, इधर ही था मैं। फिर तो आपके इस सवाल के तुक्के नहीं बनते। देखिए, वो बात आपकी ठीक है, लेकिन मसला ये है कि कुछ लोग हमें ऐसे भी नज़र आए कि जिन्होंने उस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, पीटीआई को नहीं छोड़ा। नहीं, मैंने भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। आपने पीटीआई को नहीं छोड़ा। हमने भी पीटीआई को नहीं छोड़ा। अच्छा। आप अभी भी पीटीआई का हिस्सा हैं। पीटीआई के से। आपके मामलात इसका मतलब ठीक चल रहे हैं खान साहब के साथ। बिल्कुल ठीक है। तो सर आगे क्या देखते हैं, पीटीआई में कोई ओहदा मिलेगा आपको? ओहदों की अभी क्या ज़रूरत है? अभी ठीक है, बस जैसे चल रहा है। अभी कोई पहले पाकिस्तान में आइन तो बहाल हो, पॉलिटिक्स तो बहाल हो। लेकिन फ्यूचर सर क्या देख रहे हैं आप, खान साहब बाहर आ रहे हैं? देखिए, फ्यूचर पाकिस्तान में बड़ा ट्रिकी है। पाकिस्तान में एक इस वक्त एक ऐसी गवर्नमेंट आई है जिसका प्रॉब्लम ये है कि उसके साथ अवामी हमायत नहीं है। और अवामी हमायत ना होने की वजह से वो एक धांधली से फॉर्म 47 के ज़रिए आ गए हैं। अब उसके नतीजे में प्रॉब्लम ये है कि इनकी मोरल, ये जो सारा खेल है जिसको हम जमहूरियत कहते हैं, ये 800 साल लगे हैं ना इसको शेप अप होते। मैग्ना कार्टा से शुरू हुआ 1215, फिर बिल ऑफ राइट्स आया, फिर आगे चल के फ्रेंच रेवोल्यूशन आया। ये सारे इवेंट्स जिन्हें शेप किया है, 800 साल लगे। अब इसकी जो बुनियाद है वो ये है कि विल ऑफ द पीपल जो है वो सुप्रीम है। अब एक ऐसी हुकूमत जो विल ऑफ द पीपल के बगैर आई हो, उसके जो सारे मसाइल होंगे वो सारे मसाइल इस हुकूमत के हैं। सो दे कैनॉट टॉलरेट एनी पॉलिटिक्स, दे कैनॉट टॉलरेट एनी डिसेंट। सिर्फ कोरिजन से, बर्बरियत और फस्तायत से जो है ये अपना राज कायम किए हुए हैं। इसके नतीजे में जो बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है वो ये आ रहा है कि जब इस तरह की कोरिजन होगा तो जाहिर है मुकाबले में फिर हम जैसे जो लोग हैं हम तो आउट हो गए ना। हम लोगों ने को बंदूकें लेकर तो नहीं चढ़ जाना। फिर हम लोगों को कौन रिप्लेस करेगा? हमें रिप्लेस करेगा जिसके पास बंदूक है। और वो आप देख रहे हैं कि बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में अल्ट्रा नेशनलिस्ट जो हैं उन्होंने टेक ओवर कर लिया है। और पंजाब में जो रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट्स हैं वो टेक ओवर कर रहे हैं। और आपने देखा कि किस तरह से चीफ जस्टिस पाकिस्तान के सर की बोली लगाई गई, किस तरीके से जो इज्तिमा हुआ वो आपके सामने है। सो इसके नतीजे में जब आप
पॉलिटिशियंस को, हम लोगों को उठा के सिस्टम से बाहर कर देंगे, तो वी विल बी रिप्लेस्ड विद द पीपल विद मसल, जिनके पास बंदूक होगी। तो ये पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा एक अलमिया है, या जिस पे सबसे ज़्यादा फ़िक्रमंद होना चाहिए, वो ये है कि आगे जाके हम ये ना हो कि पाकिस्तान में कोई भी जो मूवमेंट आए या तब्दीली आए, वो एक्चुअली बंदूक वाले लेके आएँ और पॉलिटिशियंस ना ला सकें। ठीक हो गया सर। आपने 7 महीने जेल काटी, तो मैं ये जानना चाह रहा था कि जेल में क्या आपने 7 महीने माहौल देखा? किस तरह के वहाँ लोग थे? कैसे आपको ट्रीट किया गया? और एक सीनियर पॉलिटिशियन को, एक मेंबर असेंबली को वहाँ कैसे डील किया जाता रहा? एक्चुअली तो फेजेस होते हैं। हुँ, प्रॉब्लम ये है कि जैसे है ना अभी, लोगों को जो है वो, बाकी जेल के 2 हिस्से हैं। ठीक एक है। तो हिस्सा है जब आप जाते हैं, राइट के ऊपर जो गेट है, वो जब खुलता है तो अंदर एक पूरा गाँव है। हुँ, उसमें लोग फैक्ट्रीज़ में जा रहे हैं, उनकी एक अपना दुनिया आबाद है। जो लंबे कैद हैं वो, उनमें वो एक पूरे गाँव की तरह फंक्शन कर रहा है। ठीक है। हम लोग जैसे मैं हूँ, शाह महमूद कुरैशी साहब थे, परवेज़ इलाही साहब थे, खान साहब हैं, हमें इन्होंने लेफ़्ट साइड के ऊपर वहाँ पे, उसको जेल की ज़ुबान में कहते हैं पैरे। ठीक। सो बेसिकली वो आप समझिए कि एक अलहदा सेल्स बने हुए हैं जहाँ पे हमें जो है वो रखा गया। तो क्या साइज़ होता है उस सेल का? उस सेल में जो जो चक्की है जहाँ पे आपको बंद किया जाता है, दैट इज़ अराउंड 9/6 और 9 मे बाय बी 6, 12 बाय 6। 12 बाई 8 होगा। अच्छा, तो 12 बाय 8 के सेल में आपने 7 महीने गुज़ारे। हमें 7 महीने, और उसमें फिर उसके आगे जो है वो डाला। फिर जब मुझे इन्होंने हाई कोर्ट ने मेहरबानी की, मुझे बी क्लास दी, हुँ। तो फिर ये है कि उसके आगे एक दालान मिल गया और एक छोटी सी जगह और मिल गई जहाँ सुबह से लेके शाम तक जो है वो आपको फिर अलाउ करते थे। बट देन प्रॉब्लम इज़ दैट आई वाज इन सोलिटरी कन्फाइनमेंट, सो आप अकेले जो है क्या कर क्या कर सकते, तो बस किताबें पढ़ने हैं, और पीटीवी आप कितना देख सकते हैं। सकते? जब कुछ वीडियोज़ आई आपके सामने, जब आप बाहर आए तो बच्चों के साथ, फैमिली के साथ, तो बड़ी इमोशनल वीडियोज़ थी वो, बड़ी सोशल मीडिया पे वायरल भी रहीं। तो क्या आपको ये ख़्याल नहीं आया कि मैं ये सारे काम छोड़ दूँ, सियासत-वियासत, और बस फैमिली को टाइम दूँ और अब बच्चों के साथ चलूँ? नहीं, बड़े ख्याल आते हैं जब आप 24 घंटे होते हैं ना एक्चुअली, तो उसमें ये नहीं होता कि आप एक फेज़ में रहें। हुँ। आप बहुत डाउन भी हो जाते हैं, फिर आप तगड़े भी हो जाते हैं, फिर आप अ, आपको जो है वो आपको अपनी बेबसी पे रोना भी आता है। तो ये फेजेस होते हैं। आप कितनी देर अकेले रहें, इंसान है ना। तो सर, एक पॉलिटिशियन ये सब कुछ बर्दाश्त करने के बाद, ये सहने के बाद भी पॉलिटिक्स छोड़ता क्यों नहीं है? मतलब बच्चों के लिए, फैमिली के लिए? पॉलिटिक्स इज़ एन आइडिया। तो आइडिया के साथ जो आप समझिए कि उसको तोड़ना भी जो है ना, जुड़ना भी मुश्किल होता है और छोड़ना भी मुश्किल होता है। एनी आइडिया इज इट्स अ माइंड गेम एक्चुअली। अच्छा सर, आखिर में एक दो चीज़ें, नवाज शरीफ और जरदारी के दरमियान हम थोड़ा सा कंपैरिजन करें तो किसको बेहतर समझते हैं आप? नवाज शरीफ और जरदारी, अब तो दोनों ही एक जैसे हो गए, अब तो नहीं, पार्टनर हैं थोड़ा दोनों। सा अब इनमें फ़र्क क्या है मतलब? मुझे आप एज अ दो फर्क सीनियर। बता देना, नवाज शरीफ में जरदारी में ये फ़र्क है, तो इसके लिए आपका वो नवाज शरीफ है हो सकता कोई कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन वो है। एज अ दे आर पॉलिटिशियन। जस्ट टू साइड्स ऑफ द कॉइन। कोई नहीं, उन्होंने अपना फ़र्क ही नहीं छोड़ा। कभी थी बेनज़ीर भुट्टो थी, तो उस वक़्त कोई फ़र्क था नून में, पीपल्स पार्टी में, अब तो फ़र्क ही नहीं रहा। ठीक है, मतलब कि अगर हम पॉलिटिक्स की बात करें तो आप समझदार पॉलिटिशियन किसी को नहीं समझते? नहीं, समझदार पॉलिटिशियन तो हर पार्टी में है, ज़ाहिर है। हम्म, मतलब बड़े, अगर आप मुझसे वैसे पूछें तो मुस्तफ़ा नवाज़ कोकर जैसे लोग हैं, जो हम्म, अनफॉर्चुनेटली आई वुड से कि अंडर यूटिलाइज्ड हैं पाकिस्तान में। हम्म, उसके बाद अपने ये जो हमारे कई और लोग हैं जो कि आई थिंक के बड़े अच्छे हैं। अगर पीएमएलएन में आप बात करें तो मोहसिन रांझा बड़ा शार्प पॉलिटिशियन है। और उसके अच्छा। अलावा आई वुड से कि ये अगर आप इधर पीपल्स पार्टी में बात करें तो ये फैसल करीम कुंडी हैं। फिर ये नदीम अफजल ने हमेशा अपने दिल की बात की है। हम्म। और इसी तरह से अगर आप सिंध में देखना चाहे खुद आई वुड से इवन बिलावल भुट्टो। हाँ सर, बिलावल के हवाले से भी एक इंटरव्यू मैंने देखा कि आप समझते हैं कि बिलावल आ जाए तो पाकिस्तान बेहतर हो जाएगा?
बिलावल की पॉलिटिक्स ही उनकी नहीं है अभी। उन्होंने अपने आप को एक इंटीरियर सिंध की पार्टी बना लिया है। पहले तो बिलावल भुट्टो को अपने वालिद साहब की पॉलिटिक्स से हट के प्रोबेबली ही नीड्स टू रीड द बायोग्राफी ऑफ हिज मदर। मतलब उसके बाद वो इस काबिल हो सकता है कि वो सिस्टम को संभाल सके। नेशनल पॉलिटिक्स करेंगे तो कोई आएगा ना, अभी तो उनकी नेशनल पॉलिटिक्स ही नहीं है। थैंक यू सो मच सर, आपने उर्दू प्लस को टाइम दिया खुसूसी अपना। तो नाजरीन, ये था आज का हमारा पॉडकास्ट प्लस। आपको कैसा लगा? आपको फवाद साहब की आज की गुफ्तगू के बारे क्या राय देनी है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें, खुश रहें, सलामत रहें, आबाद रहें। अल्लाह ने के बाद।